जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड 2। तो अब तक हमने देखा कि यूता यूजी के सीने में तलवार घुसा के उसे मार देता है और यूजी के अंदर बैठे हुए सुकुना को भी हम देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाओया अपनी सुपर स्पीड से चोजो की धुलाई कर रहा था और चोजो को उसकी टेक्निक ही समझ नहीं आ रही थी। पर इतनी मार खाने के बाद भी वो वापस से खड़ा हो जाता है। नाओया कहता है कि तुम कितने अड़ियल हो, आखिर तुम हो क्या? तो चोजो बोलता है कि मैं 10 लोगों का बड़ा भाई हूँ। चोजो अब फ्लोइंग रेड स्केल नाम का टेक्निक इस्तेमाल करता है जिससे वो अपनी आंखों को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है और नाओया की सुपर स्पीड को भी देख सकता है। नाओया अब फिर से उस पर हमला करने जाता है और इस बार चोजो ने उसे पास पकड़ ही लिया था, पर नाओया इस बार उसके पेट में ही चाकू मार देता है जिससे चोजो का खून निकलने लगता है। नाओया कहता है कि तुम बहुत ही अड़ियल हो, तो मुझे हथियार इस्तेमाल करना पड़ा। तुम ब्लड मैनिपुलेशन इस्तेमाल कर सकते हो ना, तो अपने बहते खून को भी आराम से रोक लोगे, पर देखते हैं कि तुम इस हालत में कब तक लड़ पाओगे। वैसे मैंने चाकू इस्तेमाल किया है, इस बारे में किसी को पता ना मत। जो सॉर्सरर्स हथियार लेके घूमते हैं वो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे बड़े भाई भी ऐसे ही बेशर्मों की तरह घूमते रहते हैं और इनकी हिम्मत तो देखो, ये लोग तोजी को गालियां देते हैं। चोजू अब उससे पूछता है कि तुम अपने भाइयों से नफरत करते हो क्या? जिस पर नाओया कहता है कि हाँ बिल्कुल, बड़े भाई जो छोटे भाई से कमजोर हो उसे तो डूबकर मर जाना चाहिए। इस पर चोजो बोलता है कि हो सकता है कि उन बड़े भाइयों की वजह से ही तुम आज इतने पावरफुल हो। एक बड़ा भाई जो अपने छोटे भाइयों के लिए रोल मॉडल होता है, अगर वो किसी गलत रास्ते में जाता है तो छोटे भाइयों को उस रास्ते पर जाने से रोकता है। अगर वो किसी सही रास्ते पे जाता है तो छोटे भाई उसे फॉलो करते हैं। हो सकता है कि तुम इतने स्ट्रांग इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई कमजोर है। तुम पूछते हो ना कि मैं इतना अड़ियल क्यों हूँ, क्योंकि मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है। अब नाओया की नजर नीचे जाती है और वो देखता है कि चोजो का खून तो सब जगह फैल गया था। चोजो आगे कहता है कि भले ही मैं कितना भी गलतियां करूं, मुझे अपने भाइयों से आगे रहना पड़ता है, इसीलिए मैं इतना स्ट्रांग हूँ। तभी यहाँ पर खून की बाढ़ आ जाती है। नाओया को समझ ही नहीं आता कि इतना खून बहने के बाद भी चोजो जिंदा कैसे है। उसे पता ही नहीं था कि चोजो एक डेथ पेंटिंग बूम है जो कि कर्स और इंसान के बीच की हाइब्रिड्स होते हैं और ये अपनी कर्स एनर्जी को ब्लड में बदल सकते हैं। जब तक इनके पास कर्स एनर्जी है ये खून बहने से नहीं मरते। नाओया अब चोजो के ब्लड से किसी तरह से भागता रहता है, लेकिन अचानक ही उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। जमीन पे पड़ा हुआ खून ग्लू की तरह उसे चिपका देता है और फिर चोजो उसे पियर्सिंग ब्लड से अटैक करने लगता है। नाओया के पास भी असल में अपने फादर वाली 24 FPS टेक्निक थी जिसमें वो 1 सेकंड के अंदर 24 मूव्स कर सकता है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि चोजो के पास सुपरनोवा टेक्निक है जो उसने 150 सालों की मेहनत से बनाई है। इसमें वो टारगेट पर हर तरफ से हमला कर सकता है। अब नाओया भी इसकी चपेट में आ जाता है। चोजो अब नाओया को जान से मारने ही वाला था, पर अचानक ही यूता उसके पीछे आ जाता है और उसे एक मुक्का मार के सुला देता है। वो अपने साथ यूजी की बॉडी भी लाया था। इधर नाओया को उल्टी होने लगती है क्योंकि चोजो कोई इंसान नहीं है, तो उसका ब्लड नाओया के लिए पॉइजन का काम कर रहा था। यूता बोलता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक से मैं दूसरे लोगों को हील भी कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें खुद हायर अप्स को जाकर ये बताना होगा कि मैंने यूजी को मार दिया है। इसके बाद हम यूजी का एक विजन देखते हैं। जब वो एक छोटा बच्चा था वो अपने फादर जिन को देखता है। तभी यहाँ यूजी के ग्रैंडपा बासुके आ जाते हैं जो जिन से कहता है कि तुम अपनी लाइफ को कैसे भी जियो, लेकिन उस औरत से दूर रहो वरना तुम मारे जाओगे। इस पर जिन कहता है कि बच्चे के सामने तो ऐसी बातें मत करो, बच्चे बहुत कुछ याद रखते हैं। बासुके आगे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें एक बच्चा चाहिए था, लेकिन काउर की मौत। और तभी हम यहाँ पर एक औरत को आते हुए देखते हैं जो पूछती है कि क्या हुआ ससुर जी? असल में ये यूजी की मदर काउरी है और उनके सिर पर भी बिल्कुल वैसे ही निशान थे जैसे नकली गेतों के सिर पर था। खैर ये सपना यहीं पर खत्म हो जाती है और यूजी की आँख खुल जाती है। यूता भी ठीक उसके बगल में ही बैठा हुआ था। वो बोलता है कि शुक्र है तुम जिंदा हो। वो आगे बताता है कि कुछ महीने पहले की बात है जब गोजो सेंसे मुझसे मिलने आए थे और कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, तो मैंने तुमसे लड़ने का बस नाटक किया था। गोजो ने कहा था कि अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर्स का ख्याल रखना, बाकी तो हाकारी खुद को संभाल सकता है। ये सुन यूता बोलता है कि आप गोजो सेंसे हो, आपको क्या ही होगा। तो गोजो कहता है कि खासकर यूजी का ख्याल रखना, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, उसे भी एक बार मौत की सजा मिल चुकी है, इसीलिए यूता ने यूजी को मारने का नाटक किया। अगर वो मना करता तो किसी और को उसे मारने भेजा जाता। हायर अप्स भी कोई बेवकूफ नहीं है, मैं तुम्हें सच में मारूं इसके लिए मैंने उनके साथ बाउंडिंग बाउ ली थी, इसीलिए तुम्हें मुझे सच में मारना पड़ा। अब यूजी पूछता है कि
तो फिर मैं जिंदा कैसे हूँ? तो यूता बोलता है रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से उसने यूजी का दिल बंद होते ही उसे तुरंत ही हील कर दिया था। इससे हायर अप्स को भी दी हुई कसम भी रह गई और यूजी भी नहीं मरा। यूजी के लिए मर के जिंदा होना कौन सी नई बात है, और ज्यादा लोग ये बात नहीं जानते कि यूता ऐसे दूसरों को हील भी कर सकता है। लेकिन कभी न कभी तो लोगों को ये पता चल ही जाएगा। पर फिलहाल तो यूजी दुनिया के लिए मर चुका है। यूजी अब पूछता है कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? तो यूता कहता है जिन लोगों की मैं परवाह करता हूँ वो तुम्हारी परवाह करते हैं। मेरे पास भी एक समय खतरनाक पावर थी, लेकिन तुम्हारी पावर तुम्हारी अपनी नहीं है और इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। तभी यहाँ पर मेगुमी आ जाता है और यूजी से कहता है कि हम जुजुत्सु हाई वापस जा रहे हैं, हम तुम्हें छुपा के अंदर ले जा सकते हैं। इस पर यूजी बोलता है कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि शिबुया कांड में इतने सारे लोग मेरी वजह से मारे गए। इस पर मेगुमी बोलता है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम हार नहीं मान सकते। हम कोई हीरोज नहीं है, हम जुजुत्सु सॉर्सरर्स है, हमें कोई नहीं समझ सकता। हमें लोगों की मदद करते रहना होगा, ये साबित करने के लिए कि हमारा भी वजूद है। यूजी मन में सोचता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि फिर तुम पर भी खतरा आ जाएगा। अब मेगुमी बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नकली गेतो यानी केंजाकू ने एक किलिंग गेम शुरू कर दिया है जिसमें सभी सॉर्सरर्स एक दूसरे को मार सकते हैं और इसका नाम दिया है कलिंग गेम। और मेगुमी की बहन को भी इस गेम में जबरदस्ती हिस्सा बना दिया गया है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद हमें कलिंग गेम के कुछ रूल बताए जाते हैं, जैसे सभी खिलाड़ियों को 19 दिन के अंदर इसके अंदर एंटर करना होगा। अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसकी कर्स टेक्निक को रिमूव कर दिया जाएगा, जिससे खिलाड़ी की मौत हो जाएगी। पार्टिसिपेंट करने के लिए इन्हें कॉलोनी के अंदर आना है। कोई किसी को मारेगा तो उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे और भी कई सारे रूल्स है जिस पर हम आगे बात करेंगे। यूजी अब यूता से कहता है कि सुकुना मेगुमी के लिए कुछ तो प्लान कर रहा है। शिबुया में मुझे सुकुना के कई सारे फिंगर्स खिला दी गई थी जिससे सुकुना ने मेरी बॉडी पर कंट्रोल ले लिया था। अब मेरे अंदर सुकुना के 15 फिंगर्स है। मुझे यकीन है कि अब सुकुना मेरी बॉडी पर कंट्रोल नहीं ले पाएगा, लेकिन अगर मैं कभी सुकुना बन जाऊँ तो तुरंत ही मुझे मार देना। इस पर यूता कहता है कि ठीक है। यूजी अब मेगुमी से पूछता है कि अब हमें क्या करना है, जिस पर मेगुमी बोलता है सबसे पहले हमें जुजुत्सु हाई वापस जाके मास्टर टेंजेंट से मिलना है। उनसे पूछना है कि हम गोजो को फिर से आजाद कैसे कर सकते हैं और केंजाकू आखिर प्लान क्या कर रहा है, कलिंग गेम में वो क्या करने वाला है। इन सवालों का जवाब मास्टर टेंजेंट ही दे सकते हैं। यूजी पूछता है कि मिस यूकी को ये सब बात पता है क्या? तो मेगुमी बोलता है ये आइडिया यूकी का ही है, वो पहले से ही जुजुत्सु हाई में छुपी हुई है। यूजी आगे बोलता है कि मास्टर टेंजेंट के बैरियर को हम पार कैसे करेंगे? उसमें हजारों दरवाजे होते हैं जो घूमते रहते हैं और उनमें से कोई एक ही है जो हमें टॉम ऑफ द स्टार कॉरिडोर तक ले जा सकता है जहाँ पर मास्टर टेंजेंट रहते हैं। अगर हम सही दरवाजा नहीं चुनेंगे तो टेंजेंट से भी नहीं मिल पाएंगे। अब यूजी मेगुमी से पूछता है कि नोबारा का क्या हुआ, वो ठीक है कि नहीं? जिस पर मेगुमी कुछ नहीं बोलता और अपना सिर झुका लेता है, यानी नोबारा अब इस दुनिया में नहीं है, जो सुन यूजी को बहुत बुरा लगता है। तभी चोजो यहाँ आकर बोलता है कि उस बैरियर में घुसने का रास्ता मैं बता सकता हूँ। माहितो ने एक बार वहाँ से डेथ पेंटिंग और सुकुना की फिंगर्स चुराई थी, हम भी वही करेंगे। ये लोग अब जुजुत्सु हाई में आ जाते हैं जहाँ इन्हें माँ की मिलती है, जो कि अब बिल्कुल ही अलग दिख रही थी क्योंकि शिबुया कांड में जोगो ने उसे जला दिया था। हेवनली रेस्ट्रिक्शन की वजह से उसकी बॉडी तो ठीक हो गई लेकिन उसके निशान रह गए। यूकी भी यही थी। चोजो अब इन्हें बताता है कि स्टार कॉरिडोर के रास्ते में एक तिजोरी है जिसमें जुजुत्सु हाई अपने कर्स टूल और बाकी के चीजों को रखता है। उस तिजोरी में चोजो के 6 भाइयों की डेथ पेंटिंग भी रखी हुई है और अपनी टेक्निक से चोजो उनकी लोकेशन सेंस कर सकता है। माकी बोलता है कि वो सब तो ठीक है पर यह आदमी है कौन? जिस पर यूजी कहता है अभी के लिए समझ लो कि ये मेरा भाई है। जो सुन चोजो को बहुत खुशी होती है। चोजो अब इन्हें सही दरवाजा बता देता है जिससे ये लोग स्टार कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं। चोजो को यहाँ पर तिजोरी तक जाने का रास्ता भी दिखाई देता है और वो बोलता है कि मैं अपने भाइयों को जल्दी ही यहाँ से आजाद करूंगा। इन लोगों को एक जगह पर खून के निशान भी मिलते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर तोजी ने रिको को गोली मारी थी। यूकी बताती है कि 12 साल पहले यहाँ पर एक कांड हुआ था और कह सकते हो कि सारी गड़बड़ी भी वहीं से शुरू हुई थी। इसके बाद ये सब लोग मेन हॉल में चले जाते हैं लेकिन वहाँ पर रोशनी के अलावा और कुछ नहीं था। यूकी बताती है कि जब टेंजेंट की मर्जी होती है सिर्फ तभी वो दूसरों को दिखाई देता है। गोजो सील हो गया है तो उसे लगा था कि टेंजेंट उनसे मिलना चाहेगा। ये लोग अब वापस मुड़ के यहाँ से जाने लगते हैं पर तभी टेंजेंट इन्हें आवाज लगाता है कि कैसे हो तुम लोग? जेनिन घराने के बच्चे यानी माकी, मिचिजेन का खून यानी यूता, डेथ पेंटिंग यानी चोजो और सुकुना का वेसल यानी यूजी।
और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों फाइनली टेंजेंट सामा को एनीमे में दिखाए गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या टेंजेंट सामा इन्हें कोई काम का इन्फॉर्मेशन देगा? जानेंगे अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।